अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। शो का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले इस बात के साथ, और आज मैं भी आपको एक शेर सुनाऊंगी, तो आइए सुनते हैं। तेरी कामयाबी पे तारीफ़, तेरी कोशिश पे ताना होगा। खुर्शीद भाई, आप सुनाते ना, जवाब भी दे सकते हैं अगर आप चाहें, आपका दिल चाहे तो। अशरफ खान साहब का तो ऐसी बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका सारा ताल्लुक़ बस ये है कि टैक्स जमा हो जाए, बिल पे हो जाए, इतने % इजाफा हो जाए। मुल्क की मईशत को मजबूत करने का आज़म है ना इनका। पूरा नहीं हो रहा इनका, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सुन लें अशरफ भाई, बुरा नहीं है। जी जी, इरशाद इरशाद। तेरी कामयाबी पे तारीफ, तेरी कोशिश पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में ज़माना होगा। इंसान की कामयाबी का राज पुरसुकून दिमाग होता है, और पुरसुकून दिमाग वो होता है जो नज़रअंदाज करना जानता है। हम देख रहे हैं कि इस अफरा तफरी के दौर में हर शख्स जो है ना, उसकी कोशिश है वो किस तरह कामयाब हो जाए, और कामयाबी को हासिल करने के लिए हर इंसान अपने तरीके से मेहनत भी कर रहा है। लेकिन बात यह है कि माँ बाप जो है वो अपने 3.5-4 साल के बच्चे को जब उनका दाखिला किसी स्कूल में कराते हैं, किसी प्ले ग्रुप में, किसी मॉन्ट में कराते हैं, और बच्चे ने कहते हैं बड़ी मेहनत की, लेकिन साथ साथ जो है ना वो ये भी कहा जाता है कि माँ बाप की कोशिशें रंग लाई। और आखिरकार जब 16 साल की उम्र तक बच्चा, उसने मैट्रिक किया, फिर हम देखते हैं इंटरमीडिएट करता है, फिर यूनिवर्सिटीज़, और फिर डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बनाने की दौड़ में लग जाते हैं। क्या होता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तब उसे अंदाज़ा होता है कि उसे अभी तक कामयाबी का फॉर्मूला नहीं मिला, क्योंकि उस्ताद ने क्या सिखाया। आप अभी हमने कई दफ़ा हम टॉपिक्स में भी बात करते हैं कि जो है वो 2 जमा 2 करना सिखा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा जो है करिकुलम है वो पढ़ा दिया। तरबियत वाला जो फैक्टर है वो हमारे पास से कम होता जा रहा है। तो ज़िंदगी के इम्तिहान में किस तरह से कामयाब होना है, वो हमारे वालिदैन को कुछ चाहिए कि कोशिश करें कि अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, क्योंकि दौर वही है, बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में माँ बाप को भी उस दौर के साथ, उस वक्त के साथ, उन हालात के साथ बदलना होगा और अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाना होगा। तो कामयाब इंसान यकीनी तौर पर वही होता है जो खाली ज़रूरत नहीं है कि वो पैसा खाली कमाता हो और अच्छी ज़िंदगी गुजारता हो, लेकिन कामयाब इंसान वो है जो पैसा भी कमाए, जो अच्छी ज़िंदगी भी गुजारे, जो अपना करियर भी बिल्ड करे, अपनी फैमिली को भी वक्त दे और मुतमईन हो और पीसफुल हो। मेंटल हेल्थ जो है ना उसकी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ज़रूरी बात यही है कि बच्चे को ये बुरी बातें नज़रअंदाज करना सिखाएँ, और सबसे ज़्यादा ये कि माँ बाप की कोशिश होनी चाहिए कि अपने बच्चों को सही रास्ता ये बताएं कि कामयाबी की कुंजी क्या है, और अगर आप आगे बढ़ें तो मेहनत करें दिलजमई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, और अपने जो मकसद है उसको पाने के लिए लग जाएं। इसी बात के साथ शो का आगाज़ करेंगे, और हमारे साथ मेहमानों का तारुफ आपसे हो ही चुका है, आप सब जानते ही हैं। अशरफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज दफ्तर में हलीम पार्टी भी है जनाब, तो कैसी तैयारियाँ हो रही हैं उसकी? जी, हलीम पार्टियों को तो जो है वो पूरा महीना ही लोगों ने एहतमाम किया है, और हमारा दफ्तर रह गया है, तो आज उन्होंने भी इस बात का एहतमाम किया है, और बहुत सारे मेहमानों को भी दावत दी गई है, जिसमें सियासी समाजी रहनुमा भी आज शिरकत करेंगे उस हलीम पार्टी के अंदर। तो बड़ी खुशाइन बात है कि हम पूरा दफ्तर इसमें शामिल होगा। घोटा लगाने कौन आ रहा है अशरफ भाई? नहीं, वो जो ऑफिस में वो नहीं लगाएंगे, जो लोग हैं वो लगाएंगे, लेकिन ये है कि सब इस पे मुझे एतराज़ है। ये भी मैं जिशान से बाहर निकल के पूछती हूँ, मैं घोटा लगाने के लिए क्यों बंदे बुलाएं? इतने लोग हैं, घोटे लगाएं? आप भी आए, मैं मसाला डाल के चली जाती हूँ। 7 बजे का बुलेटिन तो लाइव होगा ना इसी के ऊपर, तो आप आइएगा। अच्छा, क्योंकि आप तो मैं सुबह मेरे लिए डब्बे में रखवा के फ्रिज में रख के जाइएगा, मैं सुबह नाश्ते में आके खाऊंगी। नहीं, अच्छा है। और कल से तो संडे भी तो है। कल संडे में तो आज रुक सकते हैं, आज शहर में रुक जाएं। वैसे आज मैं शहर में ही रुकी हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आ भी सकती हूँ, अच्छी बात है। रंग में भंग डाली। नहीं, अच्छी बात है, फैमिली के साथ, हमारी जो सिटी फैमिली है उसके साथ सब बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, क्या होता है, हम ये जिक्र मैंने क्यों किया, ये जिक्र मैंने इसलिए किया, आप लोग कहते हैं ना हर दफ़ा मैं वीकेंड्स पे बात करती हूँ, जुम्मे के हवाले से बात करती हूँ, अभी वीकेंड का आगाज़ हो चुका है, तो हम बार बार ये बात करते हैं। मैं ऑनर भी कहती हूँ कि देखें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करें। इसी तरह जो आपकी वर्क प्लेसेस होती है ना, उस पर भी क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे के रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहें, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का और अपने दिन का आधा वक्त हम अपने इदारों में गुजारते हैं, ऐसा ही है, क्योंकि हम सब जॉब्स कर रहे होते हैं, इन्हीं लोगों से आपका रोज़ाना वाबस्तगी हो रही थी, इन्हीं लोगों से शायद बहुत सारी बातें और चीज़ें हम घर में इतनी तरह से डिस्कस नहीं कर रहे होते जो हम यहाँ पर एक दूसरे से चलते फिरते कर लेते हैं, रोज़ाना मिलते, यार अब ये हुआ, अब ये हुआ।
तो उसमें क्या होता है कि जब कोई थोड़ी सी भी चेंज एक्टिविटी हो जाती है तो ऑफिस का माहौल भी तब्दील हो जाता है, लोगों के एक दूसरे से गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि काम करते वक्त लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, बहस मुबाहिसे भी होते हैं, दिलों में कीना भी आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब थोड़ा सा आप मिलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करते हैं, काम से हट के आप जो है टाइम गुजारते हैं, तो आपका अच्छा होता है। तो ये वीकेंड हमारा भी यहाँ पर ऑफिस का जितनी भी पूरी फैमिली है, सिटी न्यूज़ की फैमिली, उसका भी अच्छा होगा। साथ साथ आप भी कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप भी हलीम पार्टी घर में रख लें, बारबेक्यू पार्टी रख लें, कहीं बाहर चले जाएं, साहिल समंदर का रुख कर सकते हैं। तो यानी अपने वीकेंड को अच्छा बनाएं, अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। ये है आज का मौजू और जो है वो मौका जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी, टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले जो खबर है वो ये कि कौमी अदारा बराए सेहत जो है उसकी लिफ्टें ख़राब हो गई हैं। 3 में से 2 लिफ्ट ख़राब हैं, इसके अलावा दरवाजे टूट फूट गए हैं। लिफ्टों की मरम्मत पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और वालिदैन अपने बच्चों को पहली से छठी मंजिल तक लाने और ले जाने में मुश्किलात का शिकार हैं। तिब्बी अमला यकीनी तौर पर इस सारी मामले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा अगली खबर, सूबाई हुकूमत ने तमाम सरकारी दफातर में प्लास्टिक वाली जो बोतलें हैं उस पर पाबंदी आयद कर दी। इससे पहले सरकारी तौर पर जो प्लास्टिक की थैली है उस पर भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन हमने देखा है कि अमल दरामद नहीं किया जाता। सरकारी इदारों में कहा गया है कि प्लास्टिक वाली पानी की बोतल के इस्तेमाल पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए और बोतल के बजाय जग और गिलास जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा कराची भर में 99,000 से ज़ायद जो है वो पौधे लगा दिए गए हैं और सेंट्रल में 22,070 पौधे लगाए गए हैं। ईस्ट में 9,307 लगाए गए, मलीर में 10,000 पौधे लगाए गए हैं। तो शजरकारी मुहिम का जो हदफ है वो तकरीबन 2 लाख पौधे रखा गया है और इस हवाले से शजरकारी जो मुहिम है वो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। एक तरफ शजरकारी हो रही है, दूसरी तरफ मैंग्रोव्स जो हैं उसका जो कराची है उसका जो हाल है वो ये कि मैंग्रोव्स का कब्रिस्तान कराची बन गया है। WWF पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने कहा है कि साल में 200 एकड़ जंगलात का सफाया किया गया। WWF पाकिस्तान ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 12 साल में 200 एकड़ को नुकसान पहुँचाया गया और कराची के तिमर के जो जंगलात हैं वो बड़े रकबे को रिहायशी और तरक्याती मनसूबों में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा रिहायशी मंसूबों के लिए कई जगहों पर जो है वो तिमर के जंगलात काटे गए हैं। माड़ीपुर, शमशीर के जजीरे की माड़ी, मच्छर कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी में तिमर के जंगलात काट दिए गए हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो है वो लोग अपने मफादात के लिए भी मैंग्रोव्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि इलेक्ट्रिक ने जो बिलों में म्यूनसिपलिटी टैक्स ले रहे हैं, मेयर कराची और दीगर को इस हवाले से नोटिस जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली से मुताल्लिक दरख्वास्त दायर हुई थी जिस पर मेयर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है। वकील जो हैं दरख्वास्त गुजार के उस्मान फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बिजली की कीमतों में इजाफे और ओवर बिलिंग से परेशान है। अब ये म्यूनसिपल टैक्स भी शामिल कर दिया गया है, इसको वापस लिया जाए और जो वसूली है वो इलेक्ट्रिक को आउटसोर्स करने को किसी भी तौर पर हम कबूल नहीं करते। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि रुई और जो भट्टी की कीमत है उसमें तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। फ़ी मन कीमत जो है उसमें 500 रुपये का इजाफा हो गया है और कपास की जो पंजाब में 18,500 जबकि सिंध में 17,800 रुपये फ़ी मन तक जो कीमत है वो पहुंच गई है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, हमारे साथ यकीन हमारे रिपोर्टर्स मौजूद ही हैं। सबसे पहले तो जी जनाब हम ये देख रहे हैं कि बोतलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी इदारों में कहा गया है कि जग ग्लास का इस्तेमाल किया जाए, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग इस फैसले को? जी देखें, सबसे पहले हम देखें सरकारी इदारों में जब हम जाते हैं तो प्लास्टिक की जो छोटी बोतलें होती हैं वो देते हैं गैस को, जो उसमें ये है कि इन्वायरमेंट के लिए एक अच्छा फ़ैसला हुआ है कि क्योंकि प्लास्टिक की छोटी बोतलें जो हैं वो फिर फेंकी जाती हैं, फिर उसका क्योंकि सबसे बड़ी बात कि प्लास्टिक की बोतलें वो तल्फ़ नहीं हो सकती हैं, अगर आप जहाँ डालेंगे कचरे में या नाले में जाती तो फंस जाती है। वो अच्छा फ़ैसला किया है कि जग में और ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, लेकिन ये है कि इसके साथ और भी फ़ैसले हैं जो होने चाहिए। अब पानी की बोतल इन्वायरमेंट को उससे लिंक करके इन्होंने किया है, तो बाकी जो सबसे बड़ी रमशा आपको पता है कि हम लोग कब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा इशू है थैलियाँ। हाँ जी। तो वो थैलियाँ हमें इस्तेमाल कर, ऐसी थैलियाँ हैं कि आप वो ज़मीन में डाल दें और 10 साल के बाद भी ज़मीन से निकलें। थैलियाँ जो हैं सबसे बड़ा मसला जो है कराची शहर और ज़्यादा भाई डिकम्पोज प्लास्टिक डिकम्पोज होने तो 50-50 साल लग रहे हैं, आपके जो है ओशन वेस्ट में जा रहे हैं। आपको याद होगा कितने नोटिफिकेशन हुए, खुर्शीद रहमानी साहब जो पॉलिटिकल भी करते हैं वो बताएंगे। मैं खुद ज़माने भर से इस पे शोज कर चुकी हूँ प्लास्टिक वेस्ट मतलब हिफ्ज़ हो गए हैं कि कोई बात होती है हर महीने एक नोटिफिकेशन निकल जाता है कि थैलियों के इस्तेमाल पे पाबंदी, थैली के इस पे ये आप घर से कागज़ लाएं, पुड़ा लाएं या घर से बना हुआ थैला लेकर आएँ। और ये बेसिकली हमें होना चाहिए। आप दुनिया में कहीं भी चली जाएंगी तो आप जाके देखिएगा
कि वहाँ ये जो प्लास्टिक की हमारी थैलियाँ आप दिखा दें कहीं पे भी, सही। ठीक है, या तो आप लोग खुद लेकर आते हैं या वरना वहाँ पे वो डिस्पोजेबल जो देते हैं ना पेपर का, क्योंकि आप कोई चीज़ें डालते हैं उसको ज़्यादा समय लेकर आते हैं वैसे ही फट जाता है वो। तो ये है कि पेपर और प्लास्टिक में बहुत फ़र्क है। अब वो जो प्लास्टिक है, अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट के कैसे ख़राब होता है। एक तो पहले वो नालों में जाके वो नाले ब्लॉक करता है, इसके अलावा आपने देखा होगा आते जाते गाड़ी में जा रही होंगी वो कचरे वाला जमा करके आग लगा देता है। आप सोचें कि वो पॉलीथीन से बना हुआ है प्लास्टिक का, जब वो जलता है ना तो इतनी ख़तरनाक और कैंसर होता है उससे, आपके लिए इतना डेंजरस है वो। और इसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी से लेके सब हैं, सारे इदारे मौजूद हैं, ये बता दूं मैं, जो हम शुरू से कहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। शहर कराची शहर, आप सोचें कि पूरे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा कचरा यहाँ से निकलता है, कचरा 50% भी नहीं उठता है। अब मैं तो हैरान हूँ कि लास्ट टाइम पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अब तुर्की की कोई वेस्ट कंपनी आ गई, वो भी उठाएगी। हो सकता है जापान, चाइना, सारे ममालिक आ जाएंगे तभी इस शहर का कचरा उठ सकेगा। रहमानी साहब से भी पूछते हैं, खुर्शीद रहमानी बताएंगे। भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स पे तो पाबंदी लगा, बहुत अच्छी बात है, इससे पहले थैली पे जब पाबंदी लगाई थी तो क्या हुआ? देखें, और ये तो कोर्ट का भी हुक्म है। बाजीचा अतफाल दुनिया मेरे आगे, हाँ, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। वाह, बिल्कुल सही बात। तो ये इसी तरह ही है, जब ये मुर्तज़ा वहाब पहली मरतबा तर्जुमान सिंध हुकूमत बने तो इन्होंने थैली की इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ही पाबंदी लगाई और कहा कि कोई भी रेडी बान और सब्ज़ी वाला ठेला जो है वो थैली के अंदर फ्रूट और सब्ज़ी नहीं देगा। अच्छा, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हमारे दादा वालिद साहब वगैरह जो है वो कपड़े के बैग में वो जो टोकरी होती थी, एक बास्केट होती थी उसमें लेके आते थे। दो इसमें पहलू हैं। एक तो जब आप उस कपड़े के बैग में जो चीज़ लेकर आते थे तो आपके पड़ोसी को और दूसरों को ये मालूम नहीं हो सकता था कि आप लेकर क्या आ रहे हैं घर में। और मुमकिन है किसी के पास पैसे ना हो गोश्त के, सब फ्रूट के, सब्जी के, तो वो देखकर अपने दिल में एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो और ये उसके दिल में ये गुमान ना आ जाए कि मेरे पास आज नहीं है। और मेरा तौर पे आजकल जैसे हालात में तो ये एक उसमें पर्दापोशी भी होती थी और उसमें माहौल का भी एक साफ़ सुथरी का जो है ना अलामत होती थी। सही बात। अब जो तर्जुमान सिंध हुकूमत जब पहली मरतबा उन्होंने पाबंदी आयद की और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से भी उन्होंने मुलाकात की कि भाई हम जो है वो कागज़ के जो मोटे कागज़ होते हैं उसके बैग्स बनाएंगे, तो लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। उसमें बहुत सारे इदारे जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो भी शामिल हुई, फिर ख़ुद भी ये तर्जुमान जो सिंध हुकूमत के भी थे लेकिन ये माहौलियात के भी तर्जुमान थे। तो उस वक्त ये फैसला हुआ, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैकेजेस बने लोगों के चैनल्स के, लेकिन बाद में वो अमल दरामद नहीं हो सका। फिर कोविड आ गया, कोविड में भी ये हुआ कि भी हर बंदा अब एक अलग अलग गिलास इस्तेमाल करेगा। और फिर जो ये बॉटल्स हैं ये मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं, तो आप ये सोचें कि इतनी सी बॉटल जो है उसमें 200 ग्राम पानी भी नहीं आता, 200 मिलीलीटर पानी नहीं आता, वो 50 रुपए की बोतल एक पड़ती है। वो खासा मईशत हमारी जो गवर्नमेंट का ख़जाना है उस पर भी भारी पड़ता है वो, और ज़ाहिर फिर वो माहौल दोस्त भी नहीं है और वो बॉटल जो है वो डिकम्पोज भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये फैसला तो अच्छा है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो यकीनी तौर पर जो है वो बड़ा खुशाइन फैसला है। और इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, अच्छी सोच के साथ अगर आप कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है और इसको कर लें तो बहुत बेहतर है। अब ज़ाती तौर पे भी कोशिश यही करनी चाहिए। कई दफ़ा मैं बोल चुकी हूँ, पता नहीं है ना बॉटल, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बॉटल हमेशा यहाँ साथ होती है और प्लास्टिक की बॉटल से बेहतर है कि आप एक दफ़ा कोई बॉटल में इन्वेस्ट कर लें और आप इसमें पानी भर भर के लेकर आएँ। आपको बार बार जो है वो बॉटल, और प्लास्टिक बॉटल जो है गाड़ियों में भी रख देते हैं, धूप भी उसमें आती है तो पानी ख़राब भी हो जाता है। तो बाहर भी जो लोग जा रहे होते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ कि भाई बोतल आपकी ऐसी होनी चाहिए, आप उसको रीफ़िल कर लें और उसमें से जो है ना वो रेज़ आगे पीछे ना हो सकें। तो ख्याल रखा करें, जो लोग बाहर निकलने वाले लोग हैं वो अपनी बॉटल अपने साथ लेके जाएं और प्लास्टिक की बॉटल्स के इस्तेमाल को सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि इनफरादी तौर पर भी इसको आप बैन करें और बॉयकॉट करें। इसी बात के साथ वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में और अगली खबर के साथ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बातें कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो स्टोरीज़ में होंगी, उसमें तबसरे भी होंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम ब्रेक में बात करते तो ज़रा शेर व शायरी का माहौल भी बन गया। तो खुर्शीद भाई क्या सुनाने वाले थे? मैंने तो कहा ऑन एयर ही सुना दें, और फिर क्यों सुना रहे? सुनाए। हकीम उल उम्मत अल्लामा इकबाल का एक कलाम है, वो आज सुनाए करते हैं कि मताए बेबहा है दर्द सूज़े आरज़ूमंदी, मताए बेबहा है दर्द सूज़े आरज़ूमंदी, मकामे बंदगी दे कर न लूं शान खुदावंदी।
तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी, ये सब इकबाल ही कह सकते मरने हैं। की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। हिजाबक सीर है आवारा कुए मोहब्बत को, हिजाबक सीर है आवारा कुए मोहब्बत को, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी, मेरी आतिश को भड़काती है तेरी पेवंदी। गुजर औकात कर लेता हूँ मैं ये कुए बयां में, गुजर औकात कर लेता है ये कोहे बयां में, कि शाही के लिए ज़िल्लत है कारे आशिया बंदी। वाह, ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वाह, क्या बात है। और ज़ियारत गाह अहले अज़्म हिम्मत है लहद मेरी, कि खाके राह को मैंने बताया राज अलवंदी। मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, मेरी मशातगी की क्या ज़रूरत हुस्न मानी को, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी। वाह, क्या कहना, कि जबरदस्त। फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिना बंदी, मताए बेबहा है दर्द सूज़े आरज़ूमंदी। वाह, ये अंदाज कहाँ से आज आप ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि आप डिफरेंट अंदाज में पढ़ रहे हैं। बस ये कलाम इकबाल था तो डेवलप हो गया। हाँ, डेवलप हो गया। वेरी गुड, ज़बरदस्त। फ्लेवर ले आते हैं, खुर्शीद भाई आते हैं तो अपना ही जो है ना एक अलग। अच्छा जी, बैक टू द स्टोरीज। हम ये भी देख रहे हैं, ये अच्छे से जो है माहौल के बाद वापस उसी माहौल में आना है। वो आपने इकबाल भी जैसे कह रहे ना कि भाई पाबंदी है सबके पास है, तो अपने पास भी वक्त की पाबंदी है। आ जाते हैं खबरों पर। कौमी इदारे सेहत बराए अतफाल की लिफ्टें ख़राब हैं जनाब। जी, मेंटेनेंस की बात है। हेल्थ सेक्टर में मसला मेंटेनेंस के साथ साथ जो मैं सोचती हूँ अशरफ भाई, वो ये कि अभी आप कह रहे हो हेल्थ पे बजट इतना है, NICVD में नई मशीनें लगाई हैं, NICH में भी काम हो रहा है डिफरेंट, लेकिन बात ये है कि जो दीगर इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं वो तो तबाही का शिकार हैं। अच्छा, अगर हम सर्वे करें ना, कराची में, सिंध में नहीं जा रहा हूँ अभी मैं, कराची में सर्वे करें तो KMC के भी अस्पताल हैं, ठीक है, सरकारी अस्पताल भी। अगर मैं जाऊँ तो इस हम उंगलियों पे गिन सकते हैं हमारे हॉस्पिटल, जो बच्चे को पता है, सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, अब्बासी। तो ये शहर की आबादी आप देखें, अगर हम जाते हैं, जब ये बने थे रहमानी साहब, ये कब बने होंगे? 80s 90s, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब हम 2024 में बैठे हुए हैं, कितने नए हॉस्पिटल इन्होंने बना दिए। अब उसी में आप एक बिल्डिंग है, उसमें आप कह रहे हैं सब आ जाओ। अब्बासी में आप जाएँ, जाके देखें, जो गरीब लोग आते हैं, आप मैं तो नहीं जा रहे ना, मतलब अल्लाह मियां ने इतनी इस्तात दी है कि हमें मौका देता है कि हम जाके करा लें, लेकिन जो गरीब लोग जो हैं मजबूर हैं वो जा रहे हैं। बात ये कि अगर ये इदारे अच्छे हों तो हम भी जाके करा लेना भाई, नहीं, वो तो हम तो जा ही नहीं सकते, जरूरत ही पेश ना आए। देखिए हमें किसी का हक नहीं मानना चाहिए, मगर ये है कि अगर उनको उसका हक मिले। अब आप जाए ना जिना, पूरे सिंध क्या बलूचिस्तान से लोग आए हुए, मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती मैं साफ बताऊँ, मैं वहाँ जाके हॉस्पिटल में नहीं देख सकता, बच्चों को लेके फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो सरकारी अफसरान, जो वज़ीर है, उसके ऊपर शर्म आनी चाहिए उसको, कि अगर वो अपने बच्चों को लेकर फुटपाथ पे बैठा हुआ है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो और आप ऐसे कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? ज़मीन आसमान एक कर देंगे। बिल्कुल ऐसे। मैं वो गरीब आदमी जो बलूचिस्तान से झोपड़पट्टी में रहता है, वो अपने बच्चों का इलाज कराने आप जाके देखेंगे ना, मैंने नहीं सो सकता। अगर मैं जाके देखूँ, उसकी रिपोर्टिंग करूँ, मैं नहीं सो सकता। हमारी टीमें जाती हैं, जाके करती हैं। आप जिना हॉस्पिटल जाएँ, आपने देखा होगा जिना पे जाने से पहले राइट साइड पे आपके वो जनरल स्टोर्स हैं, लूटने का बाज़ार है वहाँ पे। मतलब वो दवाइयाँ जो जिना हॉस्पिटल में फ्री में आती हैं, वहाँ बिक्री होती हैं। वो भी हमने रिपोर्ट कर दिया, हमने वो भी दिखा दिया कि उसको अंदर जाने की जगह नहीं मिली, कोई जगह नहीं है, वो कह रहे हैं। आप जाएँ जिना हॉस्पिटल, नॉर्मल अगर मैं भी जाऊँगा ना, आप जाके अंदर जाके एक एक्सपर्ट जो डॉक्टर है, ये
स्पेशलिस्ट को दिखा दें आप। आपको इतना घुमाएंगे वो बेचारा। और उसका मसला भी यही है ना कि अस्पताल कम है, लोग ज़्यादा हैं मरीज़ इलाज कराने वाले। फिर वही वाली बात कि आप एक अस्पताल में, वही जशरफ भाई कह रहे हैं कि आप किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये मेंटेनेंस के बड़े मसाइल हैं, और ये एक अस्पताल का मसला नहीं आ रहा, ये कई गवर्नमेंट अस्पतालों का आ रहा है। किसी की लिफ्ट ख़राब है तो किसी में जो है वो स्ट्रेचर्स अवेलेबल नहीं हैं, कहीं बेड टूट गए हैं, कहीं का एसी, भाई इंटेंसिव केयर यूनिट्स के एसी बंद हो गए ड्यूरिंग द, और जनरेटर बंद हो गए ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मैं तो आधा घंटा मतलब अस्पताल बिजली से महरूम है, तो मरीजों की क्या हालत हुई होगी उसमें खुर्शीद भाई? देखें, इसमें जो सिंध गवर्नमेंट का फंड है ना, वो तो उस हॉस्पिटल को, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको फंड जो है वो एलोकेट जो है वो प्रॉपर होता है। अब बात आती है एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूट जो है वो फंड उस तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मेंटेनेंस के मामलात हैं, फिर जो जनरेटर्स में डीजल का मामला है, ये चीज़ें जो है ना मुतासर होती हैं। बहुत सारे हमने गुज़िश्ता माह के एक अफसर के खिलाफ एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें NICVD के वो साहब हैं, तो 3 महकमे वो बैक वे चला रहे हैं। उनकी अपनी मेडिकल की कंपनी भी है, वो वहाँ से प्रोक्योर करते हैं चीज़ें और फिर वो सब कुछ चला रहे होते हैं, और उस पर NAB की इंक्वायरी भी बैठी हुई है। तो आप ये देखें जब इंक्वायरी चलेगी जब होगा कोई फैसला, तो इंक्वायरियां भी इतनी लंबी चलती हैं। जब तैनात होगा उनका अस्पतालों के अंदर, तो मुझे बताएं वो एग्जीक्यूट किस तरह करवाएंगे। हमारे जो KMC की जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके अलावा दीगर जो सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वो THQ हॉस्पिटल्स में, अब्बासी शहीद अस्पताल, लियारी जनरल हॉस्पिटल, वो THQ हॉस्पिटल है, कोई आम हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन वहाँ जाके आप देखें नर्सेज अवेलेबल नहीं होती। वहाँ आए दिन जो है वो हमारी जो ख़वातीन है वो डिलीवरी के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है। वहाँ पे ब्लड अरेंज नहीं है तो ब्लड बैंक नहीं है, दीगर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी वहाँ नहीं हो पाती। तो आप मुझे बताएं ना कि जब ऐसे हॉस्पिटल्स में जब लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है तो वो किस तरह से मरीज़ जो है वहाँ सर्वाइव करेगा। ये एक बराबर है कोरंगी में, वहाँ हम जब गए तो वहाँ सिर्फ पैराडोल की दवा जो है वो दी जाती है। उसके अलावा जो बाहर मेडिकल स्टोर्स हैं उनसे उनकी अरेंजमेंट है, उनसे उनकी साजबाज उन्होंने किया हुआ है। जो सिस्टम एक बना हुआ है, हमारे यहाँ लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है ना सिस्टम, तो एक सिस्टम जो है वो बना हुआ है। उस सिस्टम के ज़रिए वहाँ के मरीज़ों ने कहा कि शुगर का मरीज़ आ जाए उसको भी पैराडोल देते हैं, और ब्लड प्रेशर का मरीज़ आ जाए उसको भी पैराडोल देते हैं। तो भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसका बजट कहाँ जाता है? बजट और इंक्वायरी की आपने बात की, तो जो मेडिसिन थी अभी हमने देखा था जिन अस्पताल में जो उसमें हुआ था पूरा केस सामने आया था, और आपने कहा कि अभी इंक्वायरी बिठा दी है, तो उसकी इंक्वायरी बता देना कि जो मेडिसिन गायब हो रही थी और इतना बड़ा बड़ा फंड आ रहा था वो कहाँ जा रहा था। और जो अशरफ भाई ने कहा कि बाहर सारे मेडिकल स्टोर्स हैं वो वहाँ पे भेज देते हैं दवाएं, तो ये पूरा ठेका था, पूरा नेक्सस इसमें इन्वॉल्व था। जनरल सेक्रेटरी को हटाया गया, हुआ क्या, उसका आउटकम क्या? इंक्वायरी बिठाते हैं आप, उसका रिजल्ट नहीं आता, तो अगला भी जो है ना वो फिर वही वाले सिस्टम के तहत फिर चला रहा होता है और अपने खांचे पूरे कर रहा होता है। तो हमारी यहाँ बात वही है कि चलाने वाले सिस्टम इस तरह से चला रहे हैं कि सारा नेगेटिव चल रहा है, जो चीज़ें सही होनी चाहिए वो सिस्टम नहीं चल रहा। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले खुर्शीद भाई आपका भी शुक्रिया, अशरफ खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक्त दिया। और यहाँ पर ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तो हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि इस वक्त जो कॉन्गो वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मंकी पॉक्स वायरस का जो है वो फैलाव का मामला है। इस पर हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे, उस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे, इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कॉन्गो वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और साथ साथ जो रिपोर्ट हो रहा है वो मंकी पॉक्स वायरस का मामला भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फैलाव इस वक्त देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर कड़ी निगरानी और एहतियाती तदाबीर की हिदायत भी कर दी गई है, और ये कहा गया है कि जो बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान है उसने प्रेस रिलीज़ भी इस हवाले से जारी की है कि एयरपोर्ट समेत जो तमाम एंट्री पॉइंट्स हैं उन पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग को बेहतर बनाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि किसी में किसी इस तरह के किसी वायरस की तशख़ीस तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स जो है वो क्या है और किस वजह से होता है, उसके असरात क्या होते हैं, बॉडी पर क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसर साहब, ये जो सबसे पहले मसला है मंकी पॉक्स है क्या? ये देखें, ये एक टिक है, एक कीड़ा है जो कि जानवर के जिस्म पे होता है, उनके फर पे होता है ये। और ये इसके अंदर किसी भी टिक में अगर वायरस हो जाए कॉन्गो का, तो फिर वो जो है इन्फेक्टेड टिक कहलाता है, यानी कि वो वायरस लेके घूम रहा होता है उसके जिस्म में किसी भी जानवर के। तो जब वो किसी जानवर को काट ले तो वो जानवर भी कॉन्गो का शिकार हो सकते हैं। इंसान को काट ले तो इंसान को भी कॉन्गो वायरस
उसके जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर जब ट्रांसफ़र होता है तो उसके फिर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो यही होता है कि बुखार है, जिस्म में दर्द है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इशू ये है, जो सीरियस बात होती है, वो ये होता है कि जिस्म के जैसे नाक है, मुंह है, वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अच्छा। तो ये एक हेमरेजिक कंडीशन कहलाती है और उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया तो ये ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आदमी फिर शॉक में जाता है और उसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो शुरू में अगर जैसे किसी को बुखार है या जिस्म में दर्द है और आँखों के अंदर दर्द है तो उसको फौरी तौर पे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। वक्ती तौर पे रात का टाइम है, किसी को बुखार हो गया है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जी कोई भी घर में ऐसी गोली है जो कि आपको बुखार की है या दर्द की है, जैसे पैरासीटामोल बहुत सारे जो नाम से अवेलेबल है, इसी तरह से आइबोब्रूफिन बहुत सारे नाम से आती हैं, तो वो घर पे रखें और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुबह उठ के अगर आप देखें कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर क्वालिफाइड डॉक्टर से ही आप उससे मशवरा करें ताकि ये बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, आपके लिए जानलेवा साबित ना हो। हमने ये देखा है और मैं बार बार ये कहता हूँ कि लोग आखिर में जागते हैं जब बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। पाकिस्तान में ज़्यादातर अमवात उन लोगों की होती है जो आखिर में जागते हैं, शुरू में उस बीमारी को सीरियस नहीं लेते हैं और इधर उधर से किसी पड़ोसन से पूछ लिया, किसी मेडिकल स्टोर से जाके दवा उससे पूछ के दवा ले ली या किसी अताई डॉक्टर से मशवरा कर लिया, तो ये सब चीज़ें जो हैं आगे चल के प्रॉब्लम करती हैं। तो कॉन्गो वायरस के अंदर जो है ये एक वायरस है, इसका एज सच इलाज नहीं है। वायरस का सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अच्छा, ये जो कॉन्गो और मंकी पॉक्स है ये सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग है। इसमें फ़र्क कैसे होता है? क्या इसका फ़र्क जैसे मैंने बताया है कि कॉन्गो वायरस जो है ये वायरस एक टिक कीड़े में होता है, ये कीड़ा जानवरों में होता है। सही है। इसीलिए ये बीमारी बकरीद में हमारे यहाँ जो त्यौहार है इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है और होता भी है, क्योंकि लोग जो है कुर्बानी के लिए जाते हैं, जानवर चेक करते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं और आजकल जो हो रहा है वो उनको हो रहा है कि जो जानवर से को डील करते हैं किसी हवाले से भी। मंकी पॉक्स जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट कंडीशन है जो कि मुंह के सिक्रीशन से और जिस्म के सिक्रीशन से वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। और ये बीमारी जो है ये उमूमन जो है ज़्यादातर, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कोई पैनिक नहीं है। हमारे मुल्क में शायद थोड़ा बहुत केसेस हों, लेकिन जिस तरह से 13 हमारे अलावा 13 ममालिक में जो हुआ है और WHO ने जो अलर्ट जारी कर दिया है उसकी वजह सिर्फ यही है कि जिन ममालिक में बेरारवी है, जहाँ पर मेल फीमेल की जो है वो इल्लीगल रिलेशनशिप है, वहाँ ये चीज़ें ज़्यादा होंगी और होती हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा हम बिगड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि ये केसेस इतने ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी है क्योंकि ये बीमारी फैल सकती है। अगर किसी को मंकी पॉक्स है और उसको बुखार भी है, लेकिन जैसे कोरोना में लोग बाहर निकल रहे, लिफ्ट नहीं करा रहे थे, वो अपनी बीमारी को लिफ्ट नहीं कराता है और बाहर निकलता है, किसी के साथ हाथ मिला रहा है, अगर उसके जिस्म पे हाथ पे कोई रैशेज़ हैं, कोई दाना है निकला हुआ है छाले टाइप का या पस्ट्यूल टाइप का ऐसा दाना जिसमें पीलापन है और वो उसमें से कुछ निकल भी रहा है और दूसरा आदमी जो हाथ मिला रहा है या उसके जिस्म को छू रहा है उसका स्किन कट है कहीं पर भी, तो वो जरासीम उसके अंदर जा सकता है। तो ये भी एक वायरस है। सेम बात ये है कि दोनों वायरसेस है। अब इन सबसे एहतियात कैसे करनी है, बचा कैसे जा सकता है, एक तो हम इस हवाले से भी बात करेंगे और फिर ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे कि अगर किसी को हो जाए तो ट्रीटमेंट, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि दवाओं का इस्तेमाल और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो हम इसके बारे में मज़ीद भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स और जो है वो इस हवाले से कॉन्गो वायरस के हवाले से। इसमें डॉक्टर साहब एहतियात क्या क्या करनी है? जैसे भी आपने बताया कि सिम्टम्स तो इसी तरह के जैसे हम कोविड में एहतियात करते थे कि अगर सलाइवा है उससे स्प्रेड हो सकता है, कट से हो सकता है, तो हाथ धोना और मास्क पहनना, और इन चीज़ों से बचा जा सकता है इस तरह के वायरस से। देखिए मंकी पॉक्स को तो इसी तरह करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि मंकी पॉक्स जो है वो मतलब जैसे ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है। जैसे कोरोना में था कि आप खांस रहे हैं, चीख रहे हैं तो माहौल में आ जाता है। इसलिए हम कहते थे कि जी कम से कम कुछ फासले से बैठें, 6 फीट के फासले से अगर लोग बैठें तो ज़्यादा आपस में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर जिसको है प्रॉब्लम तो वो बजाय उस महफिल में बैठे 6 फीट के फासले पे वो आइसोलेट हो जाए। लेकिन यहाँ पर हम मंकी पॉक्स में ऐसा कोई वो नहीं है, जब तक कि उसके वो जो इन्फेक्टेड इंसान है उसकी सिक्रीशन आप में टच ना हो। अच्छा, सही। तो उस वक्त तक ये नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को मंकी पॉक्स है और बहुत करीब बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, तो उसके मुंह से कुछ निकल रहा है और आपके मुंह में चला गया या आंख में भी चला गया तो वो शायद एब्जॉर्ब हो जाए आंख के जरिए भी, डायरेक्ट तो इंटरेक्शन हो जाए तो। हाँ, लेकिन ये बीमारी ज़्यादातर उसमें हो सकता है कि जब आप हाथ मिला लें या क्या कहते हैं किसी तरीके से आपकी बॉडी जो है वो टच हो जाए, या मैं कहता हूँ ये इट इज़ मोस्टली सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ है ये। सही। तो इसको हमें जो है इसके लिए इतनी परेशानी की बात नहीं है, एहतियात करने की ज़रूरत है। हाँ, अब अगर आप समझते हैं कि किसी को, जो आपके नाज़रीन को एहतियाती तदाबीर के तौर पे अपनाना चाहिए कि किसी को अगर है ये बुखार, आप समझते हैं कि आपके यहाँ किसी को बुखार हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसके साथ हाथ ना मिलाएं। आजकल कि कोई भी वायरस हो सकता है, फ्लू का वायरस भी जो है इस तरह ट्रांसफ़र हो सकता है। तो तमाम वायरसेस से बचने का यही तरीका है कि आप उससे एहतियात करें, उससे गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। कि अगर फ्लू का भी वायरस है तो उसके हाथ में सिक्रीशन हो सकती है, छींक रहा है, नज़ला ज़ुकाम है, खांस रहा है, तो उसको प्रॉब्लम आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा, कॉन्गो में हमने अक्सर देखा है, ये कहा जाता है डॉक्टर कैसर कि ये जानलेवा बीमारी है और ये वाकई इतनी क्रॉनिकल होती है, और जैसे आपने बताया कि बहुत बेसिक ट्रीटमेंट इसमें देना पड़ता है, लाइक बुखार वगैरह की मेडिसिन। तो बिल्कुल बिल्कुल कॉन्गो वायरस जानलेवा है और काफ़ी लोग इसमें इंतकाल भी कर चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें, बल्कि डॉक्टर्स हजरात भी इंतकाल कर चुके हैं। और सबसे पहले जो मेरी नॉलेज में आया था वो डॉक्टर ही, बलूचिस्तान के डॉक्टर इंतकाल कर गए थे, जनरल सर्जन जो होते हैं। क्योंकि होता ये है कि हमें पता नहीं है, एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी हो रही है किसी तरीके से, और वो जो है वो कॉन्गो का पेशेंट है, ठीक है, और वो कैरियर है, लेके घूम रहा है, उसको नहीं प्रॉब्लम है और वो सर्जरी कराने किसी भी हवाले से आया हुआ है। सर्जन जो है उसकी सर्जरी कर रहा है, उसके हाथ में कहीं पे कट था और उसने ग्लव्स शायद नहीं पहना, या किसी भी ग्लव्स फटा हुआ था, या कुछ होगा, टीयर होगा, किसी तरीके से उसका ब्लड उनके जिस्म में दाखिल हो गया है, तो वो आदमी को प्रॉब्लम हो सकती है। और चूँकि अगर ये बीमारी जब एग्रेसिव हो जाती है, सांस की तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है, नाक मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जिस्म के और हिस्से से खून आना निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर ये बात डेंजरस हो जाती है। अगर वक्त पे पता चल जाए कि इस आदमी को कॉन्गो वायरस है, जब तक कि वो शौक में नहीं जा रहा है, बिल्कुल इस वक्त बीमार ज़रूर है लेकिन कोई सीरियस बात नहीं है, तो उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर वो कोमा की हालत में, बेहोशी की हालत में, ब्लीडिंग हो गई है और सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यकीनन कॉन्गो वायरस ज़रा सा मुश्किल हो जाता है अगर सीरियस हो जाए। तो बॉटम लाइन यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात ही इलाज से बेहतर है। कोशिश करें कि ये दोनों बीमारी से बचने के लिए, आजकल चूँकि इसकी बात हो रही है, तो दो चीज़ें हैं। एक, हम आवाम अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, अपनी मदद आपके तहत बीमारियों से बचने के एहतियाती तदाबीर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, या किसी के जिस्म में रैशेज़ हैं, दाने निकले हुए हैं, तो अव्वल तो उसको घर पे बैठना चाहिए और फौरी तौर पे क्वालिफाइड डॉक्टर से डायग्नोस कराना चाहिए कि वाकई ये मंकी पॉक्स या एम पॉक्स आजकल कह रहे हैं वो तो नहीं है। और
जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि इस आदमी को फीवर है, पता नहीं फ्लू का फीवर है, कोरोना का भी है। कोरोना भी अभी हमारे पास मौजूद है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ और है। वेस्ट में तो बड़े बुरे हालात हुए, लोग अभी भी जो है अभी रिसेंटली लास्ट मंथ जो रिपोर्ट्स आई कितने लोग उसका शिकार हुए, और बिल्कुल, जो है और वहाँ पे हम पाकिस्तान बात में भी हुई हो है। रहे हैं लोग, गो कि उसकी इंटेंसिटी नहीं है इतनी फास्ट, या उनको इतना शिद्दत नहीं है, सही। इसलिए कोरोना को कोई टेस्ट नहीं कराया जाता, कुछ नहीं। लिहाजा इस तरह की जितनी भी बीमारियां जो कॉन्टिजियस होती हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो एयरबॉर्न डिजीज़ हो, चाहे वो सिक्रीशन के ज़रिए ट्रांसमिट हो रही हो, या कोई ब्लड्स के ज़रिए हो रही हो, तो इसको एहतियात करनी चाहिए अपनी मदद आपके तहत। और दूसरा जो है सरकार के लेवल पे मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, ख़ासकर जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट के ज़रिए आ रहे हों, चाहे वो लैंड के बॉर्डर से आ रहे हों, या फिर शिप के से आ रहे हों, उन सब की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ख़ासकर जो लोग बुखार में हैं, बाहर से आ रहे हैं बुखार में हैं, तो उनको क्वारंटाइन करके या उनको आइसोलेट करके उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, फिर उनको इजाज़त दी जाए ताकि ये बीमारी फैले नहीं। यही बात मैंने पहले भी कही थी, जब कोरोना नहीं आया था तो हमने ये भी कहा था कि देखें इस तरह से आपको कर लें, सारे बॉर्डर्स को स्क्रीन आउट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। तो हमने तो 2 महीने पहले ही बता दिया था, बाद में जो है वो केस आना शुरू हो गया, और फिर जब आए तो आपने देखा कि किस तरह से स्प्रेड हुआ। तो फिर कहूँगा कि जो हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का नारा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात ही इलाज से बेहतर है, और यही फार्मूले पे लोगों को अप्लाई करना चाहिए। जितनी भी बीमारियां हैं उससे बचा जा सकता है, और बीमारियों के मुतालिक मालूमात ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल, कि ये बीमारी क्या है, कैसे बचा जाता है, कैसे ये फैलता है। और फिर सेल्फ मेडिकेशन से भी ज़रा परहेज़ करें, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होते हैं, फिर वही आपने कहा क्रॉनिक सिचुएशन में आते हैं अस्पताल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले भी की और आप कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, चूँकि हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता है कि मरीज़ जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, ख़ुद से दवाइयाँ शुरू कर देता है कि डॉक्टर साहब जो है फ़लाँ डॉक्टर ने मुझे जो है ना ये दवा दी थी, फ़ायदा कर गया था, 1 साल पहले हमने वही प्रिस्क्रिप्शन रखा हुआ था, जाके दोबारा मंगवा लिया, पड़ोसी खा के ठीक हो गया तो खुद भी उसी से सही। तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब होती हैं। ख़ासकर मैं चूँकि ENT सर्जन हूँ, लोग कान के ड्रॉप्स डालते रहते हैं, ख़ुद से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कान का मसला दर्द होता है, कोई ड्रॉप्स लिख दें। तो आपके तवज्जुह से बता दूं कि कान के कतरे खुदारा मत डाला करें बग़ैर डायग्नोसिस के, क्योंकि बहरापन करता है। जितने भी ड्रॉप्स हैं वो आपके कान में अगर बग़ैर डायग्नोसिस के वैसे ही समझ के डाल दिया कि जी दर्द हो रहा है कान में ड्रॉप्स डाल दें, तो बहरापन करता है। इसी तरह से मैं बता दूं कि मेरी मालूमात में है, मैं जानता हूं कुछ लोगों को कि जो बाज़ार से आँख का कतरा ख़रीद के वो डाल रहे हैं, तो उससे उनकी बिनाई ख़त्म हो गई, वो अंधे हो गए। क्यों डाल रहे हैं? तो खुद से बस आँख लाल हो रही है, जो आशोब चश्म चलता है ना, तो वो एक अर्क गुलाब वाली दवा आती है, शायद वो सब बोलते रहते हैं जी ये वो जाओ वो ले लो डालो। तो हर आदमी को हर चीज़ नहीं करना चाहिए, तो कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन से जितना हो सके बचें। हाँ, अगर आपको किसी ने 1-2 दफ़ा कर दिया है तो एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ दूसरे दिन भी है, तीसरे दिन भी आपके साथ चल रहा है, कोई बुखार चल रहा है, तो फिर जो है वो उसको जो है आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मशवरा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब, आपने वक्त दिया, और ये बहुत सारी अहम मालूमात है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बात वही है कि आप ख़ुद कितने अवेयर हैं और कितना सीरियस लेते हैं अपनी हेल्थ को, तो आप सेल्फ मेडिकेशन से भी बचें। और अगर इस तरह की अलामात जो भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कोई भी आपके अंदर आ रही हो या आपके आस पड़ोस में, तो उनको रेकमेंड ये करें कि फ़ौरी तौर पर किसी अच्छी डॉक्टर को जाके या किसी अस्पताल में जाकर रुजू करें, ताकि ये जानलेवा मर्ज साबित आपके लिए ना हो सके। हम जो है वो जाते जाते ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज अदाकारा शबनम साहिबा की बर्थडे भी है, तो आइए इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया देख। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो आज दोबारा हम बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि कल खबर आई और सबसे ज़्यादा उसमें तशवीश इस बात की थी कि इस वक्त जो फायर वॉल लगाई गई है और इंटरनेट की बंदिश का मामला था, इंटरनेट की सर्विस स्लो होने का मामला था, स्पीड स्लो होने का मामला था, और अभी भी कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है, लेकिन इसको पूरी तौर पर जो है वो मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि बहाल नहीं हुआ है। इस सारी सिचुएशन में इतने दिनों के अंदर जो नुकसान हुआ है IT सेक्टर को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को,
30 करोड़ डॉलर से जो है वो अब तक तजावुज़ कर चुका है। जहां हम अपने टारगेट सेट कर रहे थे कि हमें इस दफ़ा 8 बिलियन डॉलर्स तक जो है वो अपनी आईटी इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोट करना है, हमें जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है, रेमिटेंसेस में इजाफा करना है, तो वहाँ पर ये सूरत हाल इस वक्त सिर्फ इस फायरवॉल की जो है एप्लीकेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि उल्टी होती नज़र आ रही है और मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बात की कि फाइवर ने जिस तरह से स्टेटस अपडेट किया, उसके बाद कितने लोगों को नुकसान हुआ, आपको मिसालें भी दिखाई, उनको यहाँ पर बुलाया भी, बताया भी कि किस किस तरह से जो है ये हो सकता है और कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अब बात यह है कि ओवरऑल ये जो नुकसान हो रहा है इससे आगे कैसे बचना है और जो हो चुका है वो कितना कैरी फॉरवर्ड होता है आगे नुकसान, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो वज़ीर मुमलिकत हैं आईटी शुजा फातिमा साहिबा, वो ये कह रही हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम करती हैं, फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं, लेकिन पहले हमारे पास वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, अब हुकूमत जो है वो सिस्टम को अपडेट कर रही है। तो हमारे पास ये भी सवालात हैं कि वाई दिस टाइम, जब हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत अच्छा जो है वो काम कर रही है। ये सारी चीज़ें जिन पर हमने बात की कि जिस लिए ये फायरवॉल लगाया गया है, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी एजेंसीज़ के लिए भी बात हो तो भी फायरवॉल के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सके, उन अकाउंट्स को कोई भी नाजेबा मवाद शेयर किए करे तो उसको जो है वो यहाँ पर रोका जा सके, सैंक्शन किया जा सके। नामूस रिसालत के हवाले से भी हमने देखा कि पहले भी अकाउंट्स बैन किए गए। तो इन सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्या ये वाकई इतनी टॉप प्रायोरिटी है या हमारे पास इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ होना कुछ और हैं, क्योंकि हम जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इकनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज़म मुग़ल साहब मौजूद हैं, आप जो है वो सीईओ हैं सिक्योर बीन्स के, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर भी हैं पाशा के और चेयर करते हैं साइबर सिक्योरिटी कमेटी को। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप आज़म साहब? आज़म साहब, अभी जो मैंने बातें की, सबसे पहले तो सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो 30 करोड़ डॉलर का नुकसान है और उससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर सकता है, ये तो अभी तखमीना लगाया गया और ऑलरेडी हम बहुत 3 बिलियन डॉलर्स का नुकसान कर चुके हैं। तो आपकी नज़र में क्या जो है ना ये इसका हल है, ये क्या हो सकता था? क्योंकि बात तो ये भी ठीक है कि चाइना की एग्जांपल आप उठाकर देख लें, इवन यूएस उठाकर देख लें, तरक्की याफ्ता ममालिक भी देखें, तो देयर इज़ अ फायर वॉल और देयर इज़ अ साइबर सिक्योरिटी, हाई साइबर सिक्योरिटी। तो हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमने जो 300 मिलियन डॉलर के लॉसेस की बात की है अपने प्रेस रिलीज़ में, ये फिगर्स कोई हवाई फिगर नहीं है। नंबर एक चीज़, ये फिगर्स हमारे पास जो हैं, हमने एक इंटरनली एक सर्वे रन किया था अपनी मेंबर कंपनीज़ के साथ और वहाँ से हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ है उसकी बेस के ऊपर हमने एक इसका टिल डेट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था। प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास जो है वो 1500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं और ये सर्वे चूँकि सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के ऊपर कंडक्ट किया गया था, तो इसका ये नंबर हमारे सामने आया है। अभी इसके अंदर आपका ई कॉमर्स सेक्टर शामिल नहीं है। इसके अलावा आप ये देखें कि इंटरनेट इसमें यकीनी तौर पर आपके फ्रीलांसर्स भी नहीं होंगे जो घर बैठे कमा रहे हैं मुफ्त अपवर्क पे, फाइवर पे। और बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर आना चाह रहा था कि इसमें आपके पास जो है वो लोकल ई कॉमर्स बिल्कुल मौजूद नहीं है, उसके नंबर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जो 25 लाख के करीब फ्रीलांसर इस वक्त टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहा है, उनके नंबर्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। और इसके साथ ही साथ हमने ये देखा है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकती हैं कि हमारे पास जो फाइबराइजेशन हुई हुई है वो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो मौजूद है, लेकिन जब आप रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, लोअर पार्ट्स में जाते हैं कंट्री के, तो वहाँ पे जितना भी हमारा रिमोट वर्कर बैठा हुआ है या फ्रीलांसर बैठा हुआ है, उसके पास कनेक्टिविटी का एक ही ऑप्शन मौजूद है और वो है टेलको के थ्रू 4G 3G की कनेक्टिविटी। सही बात। और ये कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर 300 मिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो सकता है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ कि अगर ये कंटिन्यूटी में रहता है तो इसका मैग्नीट्यूड कहाँ तक पहुँच सकता है। नंबर तीसरी चीज़ जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस वक्त दे रहे हैं वो ये है कि देखिए, हमारी सोसाइटी में तो अगर कोई इवेंट होता है तो हम तो कुछ अरसे के बाद भूल जाते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे कस्टमर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, सही बात है, वो नहीं भूलते। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है, जो हमने ट्रस्ट लॉस किया है, उसका तो मैग्नीट्यूड जो है वो शायद हमारी कैलकुलेशन जो है वो इतनी परफेक्ट ना हो, लेकिन आप उसका तखमीना लगा सकते हैं कि वो लॉन्ग रन में कितना ज़्यादा हमें हिट कर सकता है। अब वही वाली बात है ना, क्रेडिबिलिटी। अब अगर आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर की बात करते हैं तो उसको एक बैड रिव्यू जो है उसकी प्रोफाइल को कहाँ उठा के फेंक देगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउस को 1-2 चार्ज बैक आ जाएं तो उनके जो मर्चेंट हैं, अकाउंट्स हैं, उनमें उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमने भी
रिसेंट बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउसेस के कंप्लेन देखी भी हैं, तो अब उसको ओवरकम कैसे किया जा सकेगा और जो है ना इसका हल क्या होगा? अभी मैंने जैसे भी ब्रेक में भी आपसे पूछा था कि चले अब ये हो गया है, बेहतर हो गई है सर्विस, तो आपने भी कहा कि ये अभी और ज़्यादा जो है इसके नुकसान आगे आएंगे, जी बिल्कुल। तो कैसे सस्टेन करेंगे इस वक्त? देखिए, ये हम ये कहते हैं कि ये कोलैबोरेशन का मामला है। हम लोग प्राइवेट इंडस्ट्री हमारी जो है वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के वो इदारे जो कि इस सारे प्रोसेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन में बैठे हुए हैं, उनको हमारे साथ मुशावरत करनी चाहिए थी और आगे भी करनी चाहिए, क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं इस पूरे इकोसिस्टम का। सही। अगर हमारे साथ मुशावरत की जाती तो वी माइट बी इन अ वेरी गुड पोजीशन कि हम इनको बता पाते कि कौन सा राइट टाइम है और कौन सा रॉन्ग टाइम है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो आप सबको पता है कि इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई थी, चूँकि बांग्लादेश में आप देखते हैं कि इंटरनेट की आउटेज है इस वक्त, वहाँ पे कुछ अनरेस्ट के मामलात हैं, तो वहाँ पे जो फ्रीलांसर या आईटी कंपनीज काम कर रही थी वो भी हर्ट हुई हैं। तो हमारे लिए एक ये बड़ा अच्छा टाइम है जिसको हम कैपिटलाइज करना चाह रहे थे। हमारे फ्रीलांसर्स के पास काम आ रहा था, हमारी आईटी कंपनीज़ के ऊपर जो है वो कुछ बेहतरी आनी शुरू हुई थी, तो हम फोर्सी कर रहे थे कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इंटरनेट के जो 2 इवेंट हुए हैं जो कि कंटिन्यूटी में तकरीबन 4 से 5 वीक पहले एक राउंड चला और उसके बाद फिर हमें मीडिया के थ्रू ही ये पता चला कि जी टेस्टिंग का एक दूसरा राउंड भी चला है, जो कि मैं मीडिया इसलिए नाम ले रहा हूँ कि हमें ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं था, हमारे पास कोई शेड्यूलिंग मौजूद नहीं थी, हमें भी जो है वो मीडिया की खबरों से ही अंदाज़ा हुआ और पता चला कि जी शायद पीछे जो है वो इस किस्म की कोई चीज़ चल रही है। हाँ, ये भी हो सकता था कि बता दिया जाता, तो फॉर एग्जांपल जिसके भी जो टारगेट्स थे वो पूरे हो जाते, ऑर्डर्स थे वो चले जाते, या जो भी काम आपको डिलीवर करना था, हम शेड्यूलिंग कर सकते थे, हम हाँ। टाइम प्रोवाइड कर सकते थे। देखें, ऑफ बिल्कुल। टाइमिंग्स भी होते हैं, छुट्टियों के दिन भी होते हैं, ठीक है, फिर हम इनको जो है वो टेक्निकली भी जो है वो हम इनके साथ मुशावरत कर सकते थे। देखें, जब भी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ख़रीदे जाते हैं, वट एवर दैट वाज, इट्स अ फायरवॉल और वेब मैनेजमेंट सिस्टम, हम उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहते, लेकिन एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि आप जब घर का फर्नीचर ख़रीदते हैं ना जाके, तो आप अपनी घर की कैपेसिटी के हिसाब से फर्नीचर ख़रीदते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप जब इस तरह के सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर ख़रीदने जा रहे थे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस किस्म के हैवी सॉफ्टवेयर्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता है या नहीं रखता। हम पिछले कई सालों से गवर्नमेंट के साथ इस मुतालबे पे हैं कि मुल्क में फाइबराइजेशन होनी चाहिए, रूरल एरियाज़ में जो है वो फाइबर बिछनी चाहिए ताकि कनेक्टिविटी के मसाइल जो हैं वो हल हों। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान जो है उसके कोने कोने में इंटरनेट की सहूलत मौजूद हो, ताकि हम हमारे जो बच्चे जो हमारी वर्क फोर्स रिमोट एरिया में बैठी हुई है हम उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो वुमेन वर्क फोर्स का मौजूद है जो कि घरों पे बैठी हुई हैं, तो फ्रीलांसर्स के तौर पे, रिमोट वर्कर के तौर पे जो है अगर हम उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमें उनके लिए एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बैकबोन के ऊपर या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो फिर आप उसके ऊपर सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल करने के काबिल होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा और आप बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर या बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर लेके आ जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या रहेंगी। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, ठीक है आपने सॉफ्टवेयर प्रोक्योर कर लिया, हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हमारी कंपनियों के सॉफ्टवेयर जो है वो दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स भी यूज़ कर रही हैं। वी नो कि सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कैसे होती है, कैसे इसको रोल आउट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। अगर हमसे मुशावरत की जाती है तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि वहाँ पे भी लोगों को मालूम होगा इस चीज़ का कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करने जाते हैं तो आपके पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि आपके पास एक टेस्ट बेड मौजूद होता है, ठीक है, या आप उसको सैंड बॉक्सिंग भी कहते हैं या आप UAT एनवायरनमेंट कहते हैं, जहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को पहले जो है वो टेस्टिंग के तौर पे रन किया जाता है। फिर उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उस स्टेजेस के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उस सॉफ्टवेयर को जो है वो लाइव एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, प्रोवाइडेड, और आप उसको जो है वो मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि जो हमने स्टेप इस वक्त इम्प्लीमेंट कर दिया है उस स्टेप के इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, हमारे पास थ्रूपुट की क्या पोजीशन है, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कितना उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता
विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करना तो शुरू ये करते हैं। तजावीज़ और ये आपने कहा ना हुकूमत ने आपने को नहीं बताया या इस तरह की कोई जो है ना वो पहले से कोई टाइमलाइन नहीं दी गई, तो क्या आपने अपने एंड से जो है वो इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है उनसे या नहीं किया, या कोई आप लोगों की तरफ से किया गया कि भाई हमें भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं और इस तरह से काम हो सकता है? तो ऑफिशियली आप लोगों ने क्या जो है ना किस देखिए तरह से हमारे pursue किया है? पास जी देखिए हमारे पास गवर्नमेंट साइड से तो ऑफिशियली किसी भी किस्म का शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था हमारे साथ, लेकिन जब से ये इंटरनेट इंटरप्शन हम फेस कर रहे हैं, हम कंटिन्यूसली हर मीडिया चैनल के ऊपर बैठ के आपके पास भी हम अपना मैसेज यही दे रहे हैं कि देखें हम इस इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर और सबसे जानदार स्टेक होल्डर हैं, आप हमें इस मुशावरत में शामिल कीजिए ताकि हम इसका कोई बेहतर हल निकाल सकें। हम फायरवॉल की इंस्टॉलेशन को या नेशनल सिक्योरिटी को किसी भी सूरत में पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते सही। और ना ही करने का इरादा रखते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का जो मैंडेट आपके पास है उसको आप देखिए, हमारे पास इकोनॉमी और बिज़नेस का मैंडेट है, ये हमें आप देखने दीजिए। हमें एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना चाहिए, एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिसमें हम ये सारी चीज़ें एट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी एग्जीक्यूट ना कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही। तो उम्मीद यही है कि जितना बड़ा तखमीन लगाएगा, मैं तो यही कहूँगी कि भाई तजावुज़ ना ही करें, क्योंकि बड़ा नुकसान है जो कि हमारी इकॉनमी को हो सकता है। और हमारे यहाँ जो फिर इकॉनमी के साथ साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है ना लोग अपने किचन्स इस IT सेक्टर से अब चला रहे हैं, फ्रीलांसिंग से चला रहे हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए हैं इस पिछले महीने में। तो हमें यकीनन नज़र षानी भी करना होगा और देखना होगा अपनी पॉलिसीज़ को भी कि आप एकदम उठा के कोई रातों रात जो है ना वो फ़ैसले ना कर दिया करें। कम अज़ कम जो है वो थोड़ा सा टाइम दें, वक्त दें, ताकि लोग जो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकें, अपनी जो है ना चीज़ों को कोई प्लान कर सकें। थैंक यू सो मच आज़म साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे एक तो जी ज्वेलरी के हवाले से कि किस तरह की ज्वेलरी जो है वो इन ट्रेंड है, और दूसरी बात ये कि ज्वेलरी में बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं कि स्टोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें आज हमें जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि जो स्टोन्स ज्वेलरी में होते हैं वो पर्सनैलिटीज़ वाइज होते हैं, डेट ऑफ बर्थ वाइज लिए जाते हैं, किस तरह से जो है ना वो आप जो पत्थर है उसका इंतखाब कर सकते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, जेमोलॉजिस्ट हैं अली मोहम्मद खान साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और साथ साथ मेरे साथ बीना खान भी मौजूद हैं, आप ज्वेलरी एक्सपर्ट हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम बीना। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले अली भाई, जैसे मैंने कहा कि पत्थरों के हर पत्थर के अंदर एक खासियत है, बहुत सारी तरह के पत्थर भी हैं, बिल्कुल। तो कौन शख्स कौन सा पत्थर इस्तेमाल कर सकता है? देखिए इसके लिए तो एक एक्सपर्ट जो होता है जेम थेरेपिस्ट बेसिकली होता है। सही। जेमोलॉजिस्ट में और जेम थेरेपिस्ट में फ़र्क है। जेमोलॉजिस्ट जो होता है ना वो पत्थर को शिनाख्त करता है कि रियल है या सिंथेटिक है। सही सही सही। सिंथेटिक में, रियल में और जो फेक होता है, तीनों में फ़र्क है। सिंथेटिक जो होता है वो ये होता है कि जो लेबॉर्ट्री मेड स्टोन होते हैं, आजकल आपको पता है दुनिया में डायमंड भी लैब मेड बन रहा है। अच्छा, लैब में बिल्कुल रियल डायमंड जैसा डायमंड बनाया जाता है। सही। तो और लेकिन जो रियल पत्थर होता है ज़मीन के नीचे से निकलता है वो अपने अंदर खसूसियात रखता है। सही। ऐसे ही जब आर्टिफिशियली अंडे जो आ रहे हैं, अगर आपने देखे हो आर्टिफिशियली अंडे, हाँ जी। तो वो अंडे वो प्रोटीन वो एनर्जी नहीं रखते जो नेचुरल होती है अंडे। हाँ, सही बात तो है। इसी तरह ये मुख्तलिफ स्टोन्स जो हैं ये कलर्स का भी इनका इम्पैक्ट होता है कि कलर आपकी बॉडी में ख़ास किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं। प्लस पत्थरों की अपनी एक खसूसियात भी होती हैं। एक तो आपकी बॉडी में जो आपकी एनर्जी है, सन रेज जो हैं उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है आपके, और उससे आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि बहुत से पत्थर गर्म मिजाज के होते हैं, बहुत से ठंडे मिजाज के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी बहुत एग्रेसिव है, टेम्पर बहुत हाई है उसका, और वो अगर ऐसा पत्थर पहन ले, मिसाल के तौर पर याकूत है, हाँ। या मिसाल के तौर पे मरजान है, ये पत्थर गर्म टेम्परमेंट के होते हैं, सही। ये आपको एग्रेसिव कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा पत्थर जो है मोती पहन रहा है या सफ़ेद अकीक पहन रहा है या पुखराज पहन रहा है, वो उसके मिजाज को नॉर्मलाइज करेंगे। तो अब आप, और दूसरा ये कि अगर आप गलत पत्थर पहनते हैं, मैंने खुद चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आपको पता ही है, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, उनको किसी ने गलत स्टोन रिकमेंड कर दिया, बिलखुसूस वो पत्थर जैसे नीलम है, ठीक है, जैसे ओपल है, सही। जैसे स्याह अकीक है। ये अगर स्याह अकीक, मैं यमनी अकीक की बात नहीं कर रहा, स्याह हाँ, अकीक। अकीक तो बड़ा कॉमनली लोग पहन रहे होते हैं हाँ, ना। लेकिन देखिए
कोई भी पत्थर जो है वो अपने अंदर एक तासीर रखता है। अगर आपके साथ वो मैच नहीं करता आपकी केमिस्ट्री के साथ, आपके मिजाज के साथ, तो वो आपको डैमेज कर सकता है। सही। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसका बहुत गुस्से का तेज है, उसको आपने कोई ऐसा पत्थर पहना दिया जो गर्म मिजाज है, मिसाल के तौर पर याकूत पहना दिया उसको, आपने मरजान पहना दिया, उसका मिजाज और तेज़ हो जाएगा, उसके झगड़े होना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है उससे तैश में आके कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि उसको खुदा न खास्ता कोई उसके साथ बड़ा इंसिडेंट हो जाए। सही। ये होता है। अच्छा, मजीद भी पत्थरों के बारे में भी आप बताएगा, कुछ जी, स्टोन्स आप ये- लाए भी हैं, मैं जी, इस पर भी मजीद बात करूंगी, लेकिन ज़रा ज्वेलरी के बारे में भी पूछ लूँ कि आजकल फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, किस तरह का पत्थर किस तरह की ज्वेलरी में लगवा सकते हैं। तो बीना काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं अब ज्वेलरी के भी, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अभी हमने 14 अगस्त से भी किया तो उन्होंने ज्वेलरी में सारा कुछ हाथ से एम्ब्रॉयडर्ड करके और नाम, और फिर वो रेजन आर्ट भी आ गया ज्वेलरी, तो बहुत चीज़ें हो गई हैं। इस वक्त किस तरह की ज्वेलरी इन ट्रेंड है? रेजन आर्ट का आपने सही कहा, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि उनके जो वो इयरिंग पहने हुए हों या जो लॉकेट उन्होंने वेयर किया हुआ, उस पर अगर उनका नाम लिखा हुआ है तो जाहिर है वो उस पर बहुत खुशी महसूस होती है। तो रेजन आर्ट बहुत इन है। इसके अलावा मैं गोटा वर्क पे बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मुझे गोटा पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अभी आपने पहना हुआ भी है वो गोटा इयरिंग्स ना, वो मुझे भी बड़े यूनिक और अच्छे ये है ना, बिल्कुल ये है। मैच नहीं हो रहे लेकिन अच्छे लग रहे हैं। बताएं इसके बारे में ज़रा। खुद बनाया आ रहा है? जी बिल्कुल, ये हैंडमेड है? जी, ये तमाम ज्वेलरी जो इस वक्त आपके सामने है ये हैंडमेड है। वैसे मैं हैंडमेड के अलावा दूसरे पे भी वर्क करती हूँ, मगर ज़्यादा जो मोहब्बत के साथ है मेरी, जो एक कहते हैं ना कि ज़्यादा जो मुझे अपील करता है ना, वो मुझे गोटा करता है। सही। और गोटे के अलावा मैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है, रिबन पे भी मैंने काम किया हुआ है। आपको रिबन ये मैच कर रहा है आपकी ड्रेस से। हाँ, मैं यही चेक कर रही, अच्छा लग ये रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल very जा रहा है nice। आपकी ड्रेस पे। तो ये भी गोटा से है, गोटा वर्क है। और लेसिस पे काम किया हुआ है मैंने। ये कड़े वगैरह आपने हाथ से बनाए? बिल्कुल, ये सब, ये इस वक्त टोटली सारा आपके सामने जो है ये हैंडमेड है। वेरी नाइस। ये तो सारा पार्टी वेयर में अगर आप पहनो अपने फैंसी ड्रेसेस मैं पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर अपनी ही बनाई हुई ज्वेलरी पहनती हूँ। वेरी नाइस। ये अच्छा है, ये मैंने पहली दफ़ा देखी है ये चीज़ें ना। बैंगल्स वगैरह तो क्योंकि मिल जाती हैं आपको मार्केट में कॉमनली, ये चीज़ बहुत यूनिक है। बिल्कुल। इसमें नहीं, इसमें कुछ ऐसे कंगन भी हैं जो आपको जो हमारी नॉर्मल रूटीन की जो मार्केट है वहाँ आपको नहीं मिलेगा। मुश्किल से, बहुत सर्च करने पे शायद मिल जाए, लेकिन इतना इजीली आप अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे कि मल्टी कलर आपको नज़र आ रहा होगा, वो बिल्कुल हाँ, यूनिक सा है। तो बीगुल मेरी ब्रांड है, और हम रिवायात के साथ कॉन्फिडेंट नज़र आना चाहते हैं। सही। हम अपनी सकाफ़त, अपना ट्रेडिशन, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हर औरत का ख्वाब होता है, हर औरत चाहती है कि वो खूबसूरत नज़र आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम वैसे भी, हम तो वैसे भी खूबसूरत हैं, ज़ाहिर वजूद ज़न से है, तस्वीर कायनात में रंग। तो इसकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैं गोटे की हेल्प लेती हूँ, मैं लेसिस की हेल्प लेती हूँ, मैं रिबन की, मैं पर्ल पे भी काम करती हूँ। इस वक्त थोड़ा पर्ल का कुछ कम नज़र, ब्रेसलेट नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने पर्ल पे भी काम किया हुआ है। अभी काफ़ी सारी ज्वेलरी यहाँ पे हमने शो नहीं की, जाहिर सी बात है कि पर्ल साइड पे भी हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यकीनन पर्ल्स जो हैं जैसे अभी जिक्र कर रही हैं, उसमें भी आपको असली और नकली मिलना बड़ा मुश्किल है, तो उसकी कोई पहचान है? देखिए, पहचान तो बहुत मुश्किल है उसकी। नेचुरल पर्ल्स तो देखें जो पानी के अंदर से निकलते हैं नेचुरल, वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और आजकल कल्चर्ड पर्ल होते हैं जो जापान वगैरह में, इंडोनेशिया में, चाइना में कल्चर्ड किए जाते हैं। वो बाकायदा एक ख़ास किस्म का सीप होता है, उसके अंदर मासूम बच्चियाँ होती हैं छोटी, उनके ज़रिए से वो डालते हैं उसके अंदर कल्चर, उस पर जो है बाकायदा नेचुरल की तरह से वो पर्ल बन जाता है। अच्छा, जो जेन्युइन पर्ल है वो तो पानी के अंदर से जो निकलता है कुदरती, वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, रेयरेस्ट होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है। किसी ज़माने में बसरा से मीठे पानी के पर्ल आते थे जो बहुत कीमती होते थे, बसरा पर्ल्स कहलाते थे। अब ये कोई आदमी, हम भी अपनी आंख से नहीं पहचान सकते, ये एक्सरे से पहचाने जाते हैं। अच्छा। जब आप एक्सरे करते हो पर्ल का, तो उसके अंदर जो उसकी मदर होती है, जो जिस पे वो पर्ल बनता है, वो पता चलता है कि वो रियल है या वो आपने खुद ग्राफ्टेड किया हुआ है। तो बहरहाल पर्ल की अपनी एक अहमियत है। पर्ल ख़वातीन के अंदर नस्वानियत बढ़ाता है, और मर्द जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेता, बता दें, कोई बात नहीं। पड़ोसी मुल्क के एक्टर हैं संजय दत्त, उनके हाथ में आपने देखा होगा वो पर्ल पहनते हैं, और वो बहुत मिजाज के एग्रेसिव रहे हैं। हाँ, हमेशा हम उनके जानते केसेस ही चलते उनकी रहे। बायोग्राफी। उनके हाथ में पर्ल, आप देखेंगे कि पर्ल उनके हाथ में होता है, अभी भी।
तो पर्ल जो है वो मिजाज को ठंडा करता है। अच्छा। आमतौर पे जो ठंडे मिजाज के लोग हैं उनको पर्ल नहीं बनाया जाता, क्योंकि वो फिर उनके अंदर जो एक बंदा वैसे ही सुने और बिल्कुल सुन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल आमतौर ऐसा पे ही। हमारे मज़हब इस्लाम में स्टोन्स के हवाले से कुरान मजीद में सूरह रहमान में तस्करा किया गया पत्थरों के हवाले से, उसकी मरजान, खुसूसियात है बिल्कुल ऐसा बाकायदा। एक जगह अनार का, जैतून का जिक्र किया गया, एक दफ़ा याकूत, मरजान और मरजान मोती का का भी जिक्र जिक्र किया गया, बिल्कुल लुलू का ऐसा ही। किया गया। और इनकी अपनी हिकमत जो है, हर्बल मेडिसिन में इनकी बाकायदा मेडिसिन बनती हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अच्छा। आपको अगर कैल्शियम, जैसे हमारे यहाँ लोग कैल्शियम दूध पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, सबसे बेस्ट किस्म का कैल्शियम जो होता है ना मोती से बनाया भाई ये जाता है। पत्थरों से मेडिसिन बनने वाली तो नई चीज़ है, इस पर मजीद भी बात करेंगे अली साहब, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी के हवाले से और जेमस्टोन्स के हवाले से। तो अभी आप भी अली भाई कुछ पत्थर लेकर आए मुख्तलिफ तरह के, कौन कौन से? रफ फॉर्म में लेकर आया मैं हूँ। देख सकती हूँ? जी आप देख सकती हैं, बिल्कुल देख सकती हैं। ये बनाया इसीलिए ये गया। सारे ही हैं क्या इसमें? सारे तो स्टोन्स बहुत सारे होते हैं। देखिए स्टोन्स जो है ना वो हज़ारों में हैं स्टोन्स। और Very स्टोन nice. की में जो हमारे यहाँ आमतौर पे स्टोन्स पहने जाते हैं वो 9 रतन कहलाते हैं। वो हाँ 9 रतन जो है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले उनमें हीरा है, डायमंड, अलमास कहा जाता है उसको। नंबर 2 पे जो है वो याकूत है, रूबी, मानक कहा जाता है उसको। नंबर 3 पे जो है पुखराज है, येलो सफ़ायर जिसे कहा जाता है। नंबर 4 पे दमरुद है, इसी तरह से मरजान है, नीलम है, और इसी तरह से मोती है, ठीक है, कैट्स आई है, सही। ठीक है, कैट्स आई है। अच्छा, बहुत सारे लोग ज़ोडिएक से भी रिलेट करते हैं ना। स्टोन्स का देखिए, स्टोन्स ये तमाम अब मैं किस तारीख को किस वक्त को पैदा हुई ये भी बहुत मैटर करता है, तो मैं वो मुझे कौन सा पत्थर सूट करेगा? ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के, बाकायदा आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देख के स्टोन देख के अभी ब्रेक में करते हैं। हाँ, एक्चुअल स्टोन जो है पहना जाता है ना रियल, वो आप बाकायदा पूरा जेम थेरेपिस्ट से पूछ के पहना जाता है। यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे ज्वेलर्स जो हैं ये स्टोन पहन लें, ऐसे पहनने से ऐसे ही है जैसे आपने जहर खा लिया। इसलिए नकली पहन के बैठती हूँ मैं रोजाना, अलग अलग पहन नकली लेती हूँ। स्टोन के भी देखें, नकली स्टोन भी पीछे से बंद होना चाहिए। अगर नकली स्टोन भी है ना और वो खुला हुआ है पीछे से, उसमें से लाइट पास हो रही है, तो वो भी आप पे इम्पैक्ट करता है। आपके मेरी तो अंगूठी खाली है। हाँ, बंद है, तो पीछे से ठीक है। बंद है, पीछे से बंद है। हाँ, बंद तो है। ये बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखिए कलर्स भी जो है ना बॉडी में एब्जॉर्ब होके आपके अंदर चेंजेस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। बहुत सी ख़वातीन, अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं, ओवरीज प्रॉब्लम्स। तो अक्सर आपने देखा है कि बहुत भड़कते हुए पत्थर पहनती हैं। डायमंड की कॉपी में एक पत्थर आता है जिसे हम कहते हैं ज़िरकन। अक्सर औरतें ज़िरकन पहन रही होती हैं, ब्लू ब्लैक पत्थर पहन रही होती हैं। अच्छा, वो पत्थर तो कोई इफेक्ट नहीं रखता, लेकिन उससे जो लाइट एब्जॉर्ब होके जाती है, देखें कलर का ये रूल है कि जिस रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है वो उस रंग को बाहर फेंक रहा है, उसको मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी एब्जॉर्ब कर रहा है। सही। तो आपकी बॉडी में ब्लैक आपने पत्थर पहन लिया तो ब्लैक तो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी सब एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो एब्जॉर्ब होकर आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। जो लोग बायोकेमिस्ट्री वगैरह का बायोकेमिस्ट हाँ, हैं, बिल्कुल या ऐसे ही वो लाइट के ऊपर चेकिंग होती है बाकायदा, फूड की, मीट की, मटन की, उसको बाकायदा। तो अगर आप ऐसे स्टोन कोई कांच भी पहन के रखा हुआ है ना आपने, वो भी आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा है। सही, बिल्कुल और है, आपकी हमें पता बॉडी ही के नहीं। अंदर बहुत से अमराज भी पैदा कर सकता है, प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। अक्सर ख़वातीन के घरेलू झगड़े हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, पता चला उन्होंने एक ऐसा पत्थर पहना हुआ है, कांच पहना हुआ है जो नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब सबसे ज़्यादा तो कॉमन का है फिरोज़ा। फिरोज़ा तो बेज़रा नुकसानदेह, हर बंदा पहन सकता है। मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले बीना, ये ज्वेलरी सेफ है भाई रहना, इसका कोई नुकसान है सच नहीं है। अच्छा, तो ये मेक टू ऑर्डर्स करती हैं, क्या करती हैं? गले में भी आपने कुछ पहना हुआ है, उसमें अंदर क्या नाम लिखा हुआ है ये आपका? मेरी ब्रांड का लोगो है। ओके, मैं कहूँ बीना लिखा हुआ है शायद। ठीक 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 ठीक, गुड, नाइस। तो क्या कस्टमाइज करती हैं सारा कुछ, ड्रेस भेज के ज्वेलरी बनाती हैं, पिक्चर से बनाती हैं, क्या किस तरह से ऑर्डर? ये दोनों चीज़ें हम करते हैं। यानी अगर कोई हमें पिक्चर भेज देता है अपने ड्रेस की कि ये मेरा ड्रेस है और इसकी मैचिंग के कंगन बना दें, क्योंकि मैंने कहा ना हम लेसेस, रिबिन और गोटा पे काम करते हैं, तो मेरे कंगन बहुत पसंद किए जाते हैं। अभी हमारा कुछ दिन पहले अभी एक एग्जीबिशन था, तो काफ़ी कम नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि एग्जीबिशन में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, खास करके मिरर वर्क पे जो अभी एक ही पीस मेरे पास है। हाँ, वो दिख रहा है बीच में, yes। मिरर वर्क के जो मेरे कंगन थे वो माशाल्लाह काफ़ी ऑनलाइन भी और एग्जीबिशन में भी काफ़ी लोगों ने उसको बाय किया और पसंद किया।
तो प्राइस रेंज क्या है बीना, क्योंकि कस्टमाइजेशन पे जब आप जाते हैं तो फिर बहुत महंगा पड़ रहा होता है आपको हर चीज़, क्योंकि कोई भी जाहिर सी बात है आर्टिस्ट है वो काम कर रहा है तो कस्टमाइजेशन के पैसे लेता है। तो क्या प्राइस रेंज है इयररिंग्स वगैरह और ये जो कंगन वगैरह हैं किस प्राइस में लोग बनवा सकते हैं? अच्छा रमशा, मैंने अभी ना रिजनेबल ही रखे हुए हैं। एक तो लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी है अभी जो सिचुएशन है पूरे बल्कि पूरी दुनिया में कहूँगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, लोगों का मिसकंसेप्शन है ये कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अभी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बड़े क्राइसिस में है सब लोग, ज़्यादातर मैंने जितना रिसर्च किया इस चीज़ पे, तो पाकिस्तान में चले कह लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा है दुनिया से, तो मैंने रिजनेबल रखे हुए हैं क्योंकि परचेजिंग पावर लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं है। और मेरी ब्रांड जो है वो अभी मैंने ये बहुत पुरानी नहीं है, ये इसको अभी जस्ट आई थिंक सो ऑलमोस्ट 3 और 4 मंथ्स हुए हैं इसको स्टार्ट किए हुए, ज़बरदस्त। तो ये स्टार्ट है मेरा, तो लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है ऑनलाइन भी और एग्जीबिशन। तो जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं वो किस रेंज में आपको ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं वो भी बता दें। 500 से लेके 5000 तक की चीज़ें मेरे पास हैं। पूरे सेट्स भी क्योंकि आजकल तो माई में गोटा के पूरा सारा कुछ पहन रही होती हैं पूरे सेट भी हैं। अच्छा अभी हमने बहुत कम लगाए हुए, पूरे सेट भी इस वक्त भी मौजूद है मेरे पास। अरे वाह ज़बरदस्त। अच्छा जी, एक तो ये जो फिरोज़ा का चक्कर है जिसमें कहते हैं कि फ़िरोज़ा, ज़रकून और एक और बहुत ही ये अकीक हर शख्स पहन सकता है, सेफ है। देखिए तो वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं बताऊं कि जैसे पानी है ना, हर शख्स पी सकता है, लेकिन पानी भी एक ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला हुआ कि जी एक औरत को कहा गया कि आप तकरीबन कोई 4 लीटर पानी एक साथ पी लें। उसने पानी पिया और तकरीबन कोई 4-5 घंटे बाद उसकी बॉडी के सारे जो मिनरल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम है, वो डाइल्यूट हो गया और मर गई। तो पानी तक जो है ना आपकी बॉडी को, जब आप कोई पत्थर पहन रहे हैं वो आपके ऊपर असर डाल रहा है, तो वो असर डाल रहा है तो अंदर कोई तब्दीली ला रहा है। तो फ़िरोज़ा क्या कोई भी पत्थर है, फ़िरोज़ा, अकीक, डायमंड, हल्का सा पत्थर कोई भी है, तो वो इफ़ेक्ट करता है। वो आपकी बॉडी के लिए मुनासिब भी हो सकता है, गैर मुनासिब भी हो सकता है। आप किसी जिसे कहते हैं ना एक्सपर्ट से राय लेके फिर पहने। जैसे आप दवाई होती है ना, बगैर एक्सपर्ट के दवाई नहीं खाई जाती, क्योंकि आपको कोई शदीद बीमारी हो गई, कुछ भी हो गई, आप जब तक पूछे ना किसी से, हर आदमी यहाँ तक के वालिद और बेटे और दादा, इन तीनों को एक ही पत्थर नहीं बनाया जाता। अक्सर होता है कि अपने बाप दादा के पत्थर नहीं पहने, में अब्बा पहनते थे, दादा पहनते थे, मैं पहन लेता हूँ, तो वो पता चला दादा का मिजाज कुछ और था, आपका मिजाज कुछ और है, आपके मामलात कुछ और हैं, तो वो आप पे इम्पैक्ट भी कर सकता है। सही, बिल्कुल। और पत्थर जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि पहने हुए पत्थर ना पहने, तो पत्थर आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है। बताएं। तो वो लोग अक्सर जड़ी हुई अंगूठियाँ जो है, अंगूठी में पत्थर जड़े होते हैं वो पहन लेते हैं, तो वो फिर उनको प्रॉब्लम भी हो जाते हैं, नेगेटिविटी भी आती है। ऐसे भी पत्थर हैं, हिस्ट्री में मिलता है कि ऐसे पत्थर हैं कि लोगों ने पहने और उनके तख्त चले गए। जो कोहिनूर हीरा था उसके बारे में हिस्ट्री है कि वो सिर्फ ख्वातीन को रास आया बस। और जिस मर्द ने पहना वो कत्ल हो गया, मर गया, या उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। सही। तो मलका बरतानिया जो थी मौजूदा, जो इंतकाल कर गई, एलिजाबेथ II, उनको रास आया बस, बाकी जितने मर्दों ने पहना सब तख्तेदार पे गए। तो इसी तरह ये तो बड़े सेंसिटिव मामला हैं, हम लोगों तो बड़ा इजी लिया हुआ है ना। कोई भी चीज़ जो है ना वो मामूली नहीं होती। स्टोन्स की खास तौर पर मैं कहूँ कि बड़े ये, लेकिन ये कि अगर आपको रास आ जाए पत्थर तो फिर आपके अंदर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। आप अब तो रास लाने वाला पत्थर ढूंढने कैसे, तरीका बता दें मुझे। नहीं तो ये तो आपको एक्सपर्ट से रब्ता करना पड़ेगा ना। आपको फॉर एग्जांपल मैं जाऊं तो अब मैं किधर जाऊं? देखिए, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं जेमोलॉजिस्ट भी हूँ, यानी कि स्टोन को एक तो ये कि रियल स्टोन होना चाहिए। सही। और उसकी इफेक्ट क्या है आपके ऊपर, ठीक, कि आपकी थेरेपी भी करेगी वो। बहुत से अमराज में पत्थर इस्तेमाल किए जाते हैं पहनने के लिए भी, और बहुत से, मैंने जैसे कि बताया कि बहुत से पत्थरों से दवाइयाँ बनती हैं। मोती से दवाई बनती है, मरजान से दवाइयाँ बनती हैं हर्बल मेडिसिन में, जो कि याददाश्त के लिए मरजान से दवाई बनती है, बहुत अच्छी होती है मेमोरी तेज़ करने के लिए। इसी तरह से मोती से दवाई बनती है, कैल्शियम की, जो बॉडी में कैल्शियम। वेरी क्विकली भाई ये भी बता दीजिए कि क्या होता है दुकान पे जब आप खरीदें, बड़े से बड़े ज्वेलर के पास भी आप चले जाएं तो वो कहेगा हाँ ये तो असल स्टोन है, फलाना है, धमाका है, रूबी है, एमरल्ड है, आप ले जाएं। बाद में पता किसी और से को चेक करा लो तो कहता है नकली निकला। तो ये अब जो कस्टमर है, लाइक मैं बायर हूँ, आपने मुझे चूना लगा दिया, फिर मैं क्या करूँगी? तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं खरीद रही हूँ, तो मेरी वेरीफिकेशन, मैं कहाँ से एक्सरे मशीन ढूंढूं? देखिए, इसमें जेमोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज बनी हुई हैं कराची के अंदर, तो वहाँ जाके अगर आपने 200-400-500 का पत्थर लिया फिर तो बेकार उसको चेक करा। सही है, सही है। अगर आपने 10,000 का लिया है, 15,000 का, 20,000 का पत्थर लिया है, 2 लाख रुपए का पत्थर लिया है, 5 लाख रुपए का पत्थर लिया है, 50 लाख करोड़ रुपए तक के पत्थर होते हैं। ठीक। तो आप वो, लेकिन वो एसिड होते हैं, जैसे आप सोना लेते हैं ना, हाँ, सही स्टोन बात है। जो है ना रेयर होते हैं, उनकी कीमत बढ़ती रहती है। तो आप जाके जेमोलॉजिकल लैब से जाके उसको टेस्ट करा के वो आपको सर्टिफिकेट देगा। अच्छा। और सर्टिफिकेट बाकायदा ये गारंटी होगी उसमें कि भाई ये स्टोन ये है,
इसके अंदर ट्रीटमेंट हुई हुई है, इसके अंदर सिंथेटिक है, नेचुरल है, किस माइन का है, कहाँ से आया है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर दुनिया का बेहतरीन दमर्द पैदा होता है। हाँ बिल्कुल स्वाद ऐसे ही। का स्वाद का दमर्द। स्वाद का मशरूम। हाँ, तो अब वो स्वाद का दमर्द है या कोलंबियन दमर्द है या जैम्बियन दमर्द है या अफ्रीकन दमर्द है, वो कौन सा दमर्द है वो बाकायदा। और वो एंटिटी जिसकी बात आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए आप भेज दें, तो वो एंटिटी तो क्योंकि अनबायस्ड है, वो आपसे बस आपके सर्विस चार्जेस देगी, तो आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक चीज़ देगी। ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि अली भाई आपने शेयर की, क्योंकि हम यही कह रहे थे आप जी चेक करा लें, असली होना चाहिए और पता, लेकिन ये नहीं चलता कि कैसे होगा। तो आज आपको ये भी पता चल गया। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने वक्त दिया। बिना आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हमारे पास अब जो यंग टैलेंट मौजूद है उसका तारुफ आपसे करवाते हैं। इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, जिसका इनेकाद किया गया अभी रिसेंटली मलेशिया में, और उसके जो विनर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराते हैं, सैयद अबू हुरैरा हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अब्दुल हादी जाफरी मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि चैंपियनशिप कैसे रही और किस तरह का मुकाबला हुआ, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम सैयद अबू हुरैरा शाह, मलेशिया में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप MBW, जहाँ पे मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और सीनियर वेट कैटेगरी में 2 फाइट जीतने के बाद फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ज़बरदस्त। किससे मुकाबला हुआ आपका? मेरी फर्स्ट फाइट जो थी वो मलेशिया से थी और सेकंड फाइट ऑस्ट्रेलिया से थी। कैसे प्लेयर्स थे? टफ मुकाबला जी, हुआ? टफ आपको इजी मुकाबला लगा? कैसा हुआ एक्सपीरियंस बताएं अपना। टफ भी था और इजी भी था। प्रैक्टिस अच्छी की जी थी? प्रैक्टिस की थी। कहाँ ट्रेन करते हो आप? हमारी एकेडमी जो है वो गार्डन पे है और DHA में भी है और कराची ताइक्वांडो एकेडमी के नाम से। सही। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा भी अच्छा एक्सपीरियंस है मलेशिया में इंटरनेशनल MBW ताइक्वांडो चैंपियनशिप। किससे मुकाबला हुआ आपका? मेरी पहली फाइट मलेशिया से हुई, दूसरी फाइट थाईलैंड से हुई। तो टफ कॉम्पिटिटर कौन ज़्यादा आपको लगा, थाईलैंड वाले या जो है मलेशिया वाले? टफ तो दोनों ही थे। ज़्यादा किस चीज़ ने आपको हेल्प किया? स्ट्रेंथ ने, टेक्निक ने? किस चीज़ का आपको लगा कि मुझे इस चीज़ का बहुत एक एज मिला अपनी फाइट में और मैं इसकी वजह से जीता हूँ? टेक्निक और स्ट्रेंथ का दोनों का काम होता दोनों का काम होता है। आप कौन से स्टैंडर्ड में हो बेटा? है। जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6 में। 6 में। और आप? मैं फर्स्ट ईयर में अभी। माशाल्लाह। तो ये बताइए आपको कौन कॉम्पिटिटर टफ लगा? ऑस्ट्रेलिया वाला। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ और वो हेल्थ और फिजिकल कंडीशन यकीनन। तो आप लोग यहाँ पे कितने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं? हादी आप? जी मैं जब 3 साल का था तब से लेके अब तक कर रहा हूँ और अभी मैं 12 साल का हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और आपने कितने टाइम से ट्रेन मैं किया? 5 ईयर ओल्ड जब मेरी एज थी तब से मैं कर रहा हूँ और ये मेरा छठा इंटरनेशनल इवेंट था। फर्स्ट टाइम मैंने 2018 में जापान ओपन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वेरी गुड। उसके बाद तेराक ओपन थाईलैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उसके बाद UAE में की फुजेरा ओपन में। उसके बाद कतर ओपन में। उसके बाद अभी ये मलेशिया और में। मेरा भी सेकेंड टाइम था, उससे पहले कतर ओपन में मेरी 5 फाइटें हुई थी, उसमें मेरा सिल्वर मेडल हुआ था। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो भाई बच्चे तो बड़ी यंग एज से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काम। तो किस तरह से ताइक्वांडो का इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ आप लोगों में? सबसे पहले अब्दुल हादी, आपने किसको देख के इंस्पिरेशन हासिल की? कैसे ताइक्वांडो की तरफ आए आप? जो मेरे फादर हैं वही मेरे कोच हैं, तो वही उनकी ताइक्वांडो की जॉब है, तो वही मुझे लेके गए। ज़बरदस्त। घर में देखे। और आपको? मेरे भी फादर जो हैं वो ताइक्वांडो के कोच है, तो उनको देख के और उसी वजह से मुझे शौक़ हुआ और मैंने ताइक्वांडो में आया और उसी वजह से मैं ताइक्वांडो का, और मुझे खुद भी अब शौक़ है बहुत। ज़बरदस्त। तो ये तो शौक़ तो बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन क्या हम थोड़ा सा ये फाइट्स वगैरह टिप्स और टेक्निक्स देख सकते हैं सेट पर आप लोगों से? तो दिखाएं कुछ अपना जो है ना टैलेंट की क्या पे परफॉर्मेंस दी और किस तरह से टेक्निक्स होती हैं। उसका मकसद ये है कि इन बच्चों को मैंने जो सवाल किया कि आपने कहाँ देखा, तो इन बच्चों ने अपने घर में अपने वालिदैन को देखा है, अपने वालिद साहब को देखा, तो वहाँ से इंस्पिरेशन। तो TV मीडियम यकीनन ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो आइए हम भी दिखाते हैं कि इतने छोटे बच्चे कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह की टेक्निक्स होती हैं। चलें जी, स्टार्ट करें। मुझे ना मार देना दोनों मिलके। अच्छा, ये राउंड जो है, जल्दी से माइक लगाएंगे, पहले कॉलर पे कर लें। ये एक राउंड कितनी देर का होता है बेटा? आदि करीब करके बताओ। हाँ, इसमें जो जैसे मैं सीनियर वेट कैटेगरी है तो एक राउंड जो है वो 2 मिनट का होता है। अच्छा। और कितने राउंड्स खेलने पड़ते हैं?
इसमें 3 राउंड होते हैं। अच्छा, और इसमें डायरेक्ट हिट भी होता है, चोटें लगती हैं? ये होती हैं, कभी हेड लगी? गार्ड होता है, चेस्ट गार्ड होता है, एल्बोस, शिन्स, फुट्स। सही। आपको कभी चोट लगी है? जी मुझे लगी ट्रेनिंग है, में तो क्योंकि बड़ी बड़ी मैंने चोट लगी भी और नॉकआउट्स भी किए हैं। कराची ओपन में मैंने 2 बार नॉकआउट्स किए हैं और मैं कभी नॉकआउट तो नहीं हुआ लेकिन चोट लगी है फेस पे। सही। मेरे भी अभी इवेंट में जाने से पहले नीज में इंजरी हुई थी, क्या हुआ था और क्यों हुआ था? मसल्स फुल हो गए थे। ओहो, तो इवेंट में जाने से पहले फिर क्या किया आपने, तैयारी की और जीत कर भी आ गए? वो उसकी पूरी फिजियोथेरेपी हुई थी, पूरे फिजियोज गए थे साथ गए थे, बिल्कुल ऐसे। यहाँ से कौन आप लोगों को लेकर गया था, किसने स्पॉन्सर किया, किसके तवज्जुह से आप लोग गए थे, बताइए। हम एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मुझे जो स्पॉन्सर किया है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने किया, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और KMC ने मुझे स्पॉन्सर किया था। आप भी? मैं भी अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहा था, मुझे मेरे फादर नहीं स्पॉन्सर। वेरी गुड। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो टैलेंट है यंग, और मैंने कहा कि अभी इस वक्त बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों पे जो है वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, चाहे ताइक्वांडो हो गया, अभी हमने ओलंपिक्स में देखा, उसके अलावा स्क्रैबल चैम्पियनशिप भी, स्पेलिंग कंपटीशन, बहुत इसके अलावा जो है वो मैथ ओलंपियाड। तो छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का नाम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके रोशन कर रहे हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग इन द शो। रमशा, कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।